तो आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि बोर्ड कमेटीज़ क्या होती हैं। तो उसको समझने से पहले जो है, हम बिज़नेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखो बिज़नेस जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, काम होते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिनको फ़ॉलो करके बिज़नेस जो है, प्रॉफ़िट बनाता है एंड सैलरीज़ पे करता है। ये अपने आप में ही एक इकोसिस्टम होता है एंड हर एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ जो लोग होते हैं, उनको मैनेजमेंट की पोस्ट पे रखा जाता है, ताकि वो जो है हायर लेवल पे उसको सँभालते आएँ एंड वो पिरामिड की तरह इस बिज़नेस को ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपरली मेंटेन कर पाएँ। तो हर एक बिज़नेस जो होता है या फिर कोई कंपनी होती है, उसके अंदर काफ़ी अलग-अलग प्रकार के क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं कमिटीज़ होती हैं। अब बहुत सारे जो हैं एक्ट्स आए थे बिज़नेस को या फिर कंपनी को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, एंड उन सब में से जो एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, उसे कहा जाता है एक्ट 2013, जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट। उस कंपनीज एक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे जो सजेशंस थे एंड बहुत सारी जो रिकमेंडेशन सजेशंस थी, उन सबको मिला के जो था, हमारे देश के अंदर बिज़नेस कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं इस एक्ट में बताई गई थी। उसी एक्ट्स के बेसिस पे जो था एक कांसेप्ट हमारे सामने रखा गया था, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड्स एंड कमिटीज़ एक्ट, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड्स एंड कमिटीज़ एक्ट। अब ये अपने आप में एक एक्ट तो नहीं है, बट ये इसी एक्ट का जो है पार्ट है, जिसमें हमें कौन-कौन सी कमिटीज़ होनी चाहिए एक बिज़नेस में या फिर एक कंपनी में, या फिर कौन-कौन से बोर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। देखो ये 2 जो शब्द हैं, इनका सेम मीनिंग है एंड एक चीज़ होती है डिपार्टमेंट। अब जो है डिपार्टमेंट वो एक अलग चीज़ है। डिपार्टमेंट जो है वो बिज़नेस में होंगे एंड जैसे ये एक बिज़नेस की हेड टीम है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा जो प्रॉपरली जो इनवॉइस मेंटेन करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, एक जो होगा वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होगा। इस तरीके से उसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी टीम्स होंगी, जो मिलके काम कर रही होंगी। एंड इनके अलावा भी कंपनीज एक्ट में जो था, बोर्ड्स एंड कमेटीज जो थी, उनकी इंट्रोडक्शन करी गई थी कि हम जो है इन सब चीज़ों को यूज़ करके इस बिज़नेस को, इस रनिंग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हम प्रॉपर वे में ग्रोथ में लेकर जाएंगे। एंड वो कौन-कौन सी कमेटीज़ थी, उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले वही बात आ गई कि जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 के अकॉर्डिंग इसमें ये बताया गया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज एंड रिकमेंडेशंस जो थी वो हमें बताई गई थी। उसके साथ-साथ हमें कमिटीज़ के बारे में भी बताया गया था कि हम कौन-कौन सी जो कमिटीज़ हैं, उनको एक बिज़नेस में रखने वाले हैं। तो सबसे पहले वही आती है कि कमिटीज़ जो शब्द है, राइट, यहाँ पे एक टी आएगा। इस शब्द का मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप और सब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड, यानी कि एक वर्ड मैंने पहले बताया था वो था डिपार्टमेंट। अब जो कमेटी है उसमें कौन आते हैं, मोस्टली डायरेक्टर आते हैं। वो लोग आते हैं जो कंपनी को ओन करते हैं, वो लोग आते हैं जो कंपनी को ओन करते हैं, जो मैनेज करते हैं। जैसे ये पिरामिड है, ये पिरामिड के ऊपर का जो टॉप की लेयर है, जिसपे आपके इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं, आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे आती है। जो भी पॉलिसीज नई बनेगी बिजनेस में, वो सारी की सारी ये टॉप वाली जो
लेयर है वो डिसाइड करती है, राइट? नीचे वाले जो भी लोग होंगे पिरामिड के, वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई सेल्स एम्प्लॉय होगा, कोई कस्टमर केयर में होगा, राइट? तो ये जो मैनेजर का सेक्शन है, इन्हीं को अलग-अलग सेक्शंस में बाँटा जाता है, उनके सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड वही जो ग्रुप हैं, वही आपके कमिटीज़ कहलाती हैं, जो कि क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टास्क को, कुछ ना कुछ काम को बिज़नेस में कैसे हैंडल करना है, वो डिफ़ाइन करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कमेटी में 2 टाइप की कमिटीज़ आती हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होती है मैंडेटरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। दूसरी है नॉन मैंडेटरी। तो हम जो है सबसे पहले इसको कवर करने वाले हैं एंड इसको कवर करने के बाद हम जो है बाकी जो हमारी नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ है उसके बारे में भी जो है हम समझ लेंगे। तो सबसे पहली कमेटी जो आती है वो आती है हमारी ऑडिट कमेटी। देखो, हम सभी को पता है कि जो बिज़नेस है उसमें डिफरेंट टाइप की जो है प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि फाइनेंस के रिलेटेड काम होगा, आपका हेल्थ के रिलेटेड काम होगा बिज़नेस में, सेल्स के रिलेटेड काम होगा, आपका कस्टमर केयर के रिलेटेड जो है बिज़नेस में काम होगा, आपकी कंपनी में काम होगा। इसके अलावा भी आपकी जो कंपनी है उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, जिन सारे प्रोसेसेस को एक साथ मिल के किया जा रहा होगा एंड जो आपका जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं, राइट? बहुत सारे जो हैं छोटे-छोटे लेवल पे काम हो रहे होंगे एंड जिन सबको मिला के कंपाउंडिंग होके आपके सामने एक कोई है ना प्रोडक्ट आ रहा होगा, कोई प्रोसेस निकल के आ रहा होगा जिससे जो है बिज़नेस ग्रो कर रहा होगा, पैसे बना रहा होगा। तो इन सारे बिज़नेसेस में एक चीज़ जो आती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आती है, ऑडिट कमेटी। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना। जो ऑडिट करे, ठीक है? जो क्या करे? ऑडिट करे। अब हमारा जो कंपनीज़ एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक कंपनी जो जिसके पास जो है 10 करोड़ से ज़्यादा की जो कह सकते हो आप संपत्ति है या फिर जिनका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से प्लस है, उस कंपनी के लिए एक ऑडिट कमेटी होनी ज़रूरी है। इसमें जो है 3 डायरेक्टर होने चाहिए। एक डायरेक्टर आपका क्या होना चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद एक डायरेक्टर इनमें से एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जिसका डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, नो डायरेक्ट इन्वॉल्व। एंड उसके साथ जो एक इसमें चेयरपर्सन भी होना चाहिए जो कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जैसे बैलेंस शीट हो गई, आपकी पीएनएल रिपोर्ट हो गई, आपकी सीएजीआर हो गई, आपकी जर्नल एंट्रीज होगी। बेसिकली वो बंदा जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, वो जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ऑडिट कमेटी में होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस करा कि टर्नओवर कितनी कौन सी कंपनीज के लिए ये जो है मैंडेटरी है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ ये समझी कि इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। बेसिकली जितनी भी आपकी मैंडेटरी कमिटीज़ होती हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर होने ही ज़रूरी हैं एंड साथ ही साथ इससे ज़्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी कितने स्केल पे काम कर रही है। आप इस पॉइंट को भी जो है लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी, राइट? कि कंपनी कौन से लेवल पे काम करती है, कौन से स्केल पे काम करती है, राइट? ताकि जो वो प्रोसेसेस हैं, राइट, ऑडिट की हो गई, ठीक है, बाकी जो है हम नेक्स्ट कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद ये हमें पता चल गया कि ऑडिट कमेटी क्या होती है, एंड ये सेक्शन जो आपका बताया हुआ है सेक्शन 177, इस सेक्शन को जो है कंपनीज एक्ट में रखा गया है। जब कंपनीज एक्ट लॉन्च हुआ था उसमें ये वाले सेक्शन में ये ऑडिट कमेटी के बारे में बताया गया है। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात देखो, ऑडिट जो है चेकिंग का काम करती है। तो यही जो है नए जो ऑडिटर रखने हैं कंपनी में, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेगी कि ये बंदा जो है इसको हम ऑडिट के लिए जो है रख सकते हैं, ये अच्छा ऑडिट करेगा, ये अच्छी चेकिंग करेगा, राइट। उसके बाद रिव्यूइंग द वर्क डन बाय ऑडिटर्स। अब देखो ये खुद से तो ऑडिट हर जगह नहीं कर सकती। अगर मान लो एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसकी बहुत सारी जो है वो ब्रांचेज हैं, एंड वो ब्रांचेस पे हर जगह पे एक ही कमेटी में अगर 3 जो डायरेक्टर हैं वो हर जगह जाएँगे तो नहीं हो पाएगा ना काम। तो ये क्या करते हैं, ये ऑडिटर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उन ऑडिटर्स का काम देखते हैं कि क्या वो ऑडिटर जो है वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, क्या वो सही मायने में काम कर रहे हैं। वो चेकिंग करते-करते जैसे ही किसी अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में इनको लगता है कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है, तो ये इसके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। एंड उस चीज़ को प्रॉपरली ऑडिट खुद से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 और 3 लेयर्स में जो है ऑडिट हमारी कंपनीज़ में होती है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांज़ैक्शन। अब बिज़नेस में जितना भी पैसा आता है, ये आपका बिज़नेस है, इस बिज़नेस में कहीं और से ट्रांज़ैक्शंस आ रही हैं। अब ऑडिट कमेटी जो है इस चीज़ को चेक कर सकती है, एंड साथ ही साथ इसको अप्रूव भी कर सकती है कि ये जो है ट्रांज़ैक्शन सही है। ताकि इन केस कई बार क्या होता है कि जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो अगर वहाँ पे कोई बंदा कंपनी में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो जो है कुछ ना कुछ स्कैम या फिर फ्रॉड का पार्ट है, तो वो कुछ ना कुछ फेक ट्रांजैक्शंस करवा रहा है। उन सारी ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल भी कौन करता है, आपकी ऑडिट कमेटी। उसके साथ-साथ ओवरसीइंग द विजिल मैकेनिज्म। अब इसके साथ एक वर्ड है विजिल मैकेनिज्म एंड व्हिसल ब्लोइंग, जो है ये दोनों सेम ही वर्ड हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि अपलिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ करी जाती है। यानी कि अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस जो है वो बिज़नेस में करी जा रही है, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम या फिर फ्रॉड जो है वो अगर बिज़नेस में हो रहा है, उसको रोकने के लिए ऑडिट कमेटी हमारी बैठी होती है। यानी कि जो अगर कोई एम्प्लॉई बिज़नेस में किसी अपने सीनियर के बारे में रिपोर्ट करे कि सर ये ऐसा करके ये बंदा इस तरीके से ट्रांज़ैक्शंस में स्कैम कर रहा है, ये यहाँ से कुछ पैसे ले रहा है, राइट? वो सारी की सारी जो है रिपोर्ट, ठीक है, वो ऑडिट कमेटी में करी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो है वो होती है आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, जो कि आपकी सेक्शन 178 में मेंशन करी गई है। इस कमेटी का जो काम होता है, राइट पीपल को हायर करना होता है जो कि कंपनी को लीड करें। जैसे कि बेसिकली ये आपका एक एचआर डिपार्टमेंट ही होता है, बट ये एचआर से थोड़ा ऊपर होता है, जिसमें ये जो है आपके सीएफओ कौन होंगे, आपके सीईओ, राइट, आपके सीएमओ, इन लोगों को हायर करने के काम ये वाली कमेटी आती है। क्योंकि इसमें भी कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर कौन होते हैं, जो बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। तो ये कमेटी भी बनाई जाती है, इसमें भी 3 मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, एंड ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ एटलीस्ट 50% आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो होता है, अगर मान लो इसमें 4 हैं तो एटलीस्ट जो 2 डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, जो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, जिन्होंने अपने पास पैसे इन्वेस्ट करे हों, वो यहाँ पे आते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठते हैं, एंड बैठ के वहाँ पे बिजनेस को रन करने में जो है सजेशंस देते हैं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने पहले भी समझा है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो बिजनेस में, एंड ये इनका मेन जो एजेंडा होता है, अगर किसी कमेटी को हम फॉर्म कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो इनका मेन जो वर्क ये होता है कि वो स्मॉल स्टेक होल्डर्स को क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि जो
शेयर होल्डर या फिर स्टेक होल्डर पे जो डायरेक्टर है उस पे अगर कम शेयर हैं, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। एंड अगर जो है आपका जिस बंदे के पास मेजर जो है शेयर होल्डिंग्स हैं, राइट, वो जो है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। अब इस जो कमेटी है इसके काम क्या है? इट आइडेंटिफाइज द क्वालिफिकेशन टू बिकम डायरेक्टर और इन सीनियर मैनेजमेंट। अब कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, वो 10 ईयर्स, मे बी 20 ईयर्स, इवन मे बी 50 ईयर्स से चल रहा होगा। अब जो इसका फाउंडर होगा वो ये तो नहीं है कि वो सारी उम्र जिंदा ही रहेगा, वो कभी ना कभी रिटायर होगा, अपना हिस्सा फिर भी उसका चलता रहेगा। अब रिटायरमेंट के बाद उसकी जो सीट है वो तो ऑब्वियस सी बात है वेकेंट हो गई है, उसको अब फिल होना पड़ेगा, ताकि जो वो ड्यूटीज निभाता था, अगर कोई फाउंडर सीईओ का काम करता था तो एक नया सीईओ तो रखना पड़ेगा ना कंपनी में। जैसे कि जोमेटो जो था उसका सीईओ अभी रिसेंट की ही एग्जांपल है, वो था दीपिंदर गोयल। पर उसने क्या कर लिया, अपनी पोस्ट छोड़ दी एंड एक नया बंदा जो था उसको क्या रखा गया, सीईओ रखा गया। अब ये किसके बेसिस पे हुआ, ये किसने सजेस्ट किया था कि नया सीईओ रखना चाहिए कंपनी में? वो ये कमेटी थी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, जिसने क्या सजेस्ट किया था कि जो हमारा करंट सीईओ है वो प्रॉपरली जो है टाइम नहीं दे पा रहा। अगर इसके विजन के साथ हम चलें तो कंपनी की ग्रोथ इतनी ही होगी, एंड अगर हम नया सीईओ रखते हैं तो हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा होगी। तो उस वजह से उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को सीईओ जो है रखा है, ठीक है। उसके बाद यही जो कमेटी है ये आपका क्राइटेरिया बताती है कि कौन से बंदे हम जो है रिक्रूट करेंगे, कैसे बंदे हम रिक्रूट करेंगे। अब जैसे कि अगर कोई बैंक है या कोई एनबीएफसी है, उस एनबीएफसी में दो तरीके की जो होती है रिक्रूटमेंट होती है। एक होती है ग्रेजुएशन के बेसिस पे, एक होती है 11th और 12th के बेसिस पे। काम दोनों सेल्स पर्सन का सेम ही होता है, बस क्वालिफिकेशन डिफाइन कर दी जाती है। अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है जिसने कोई एक्सपीरियंस भी रखा हुआ है किसी काम का, ठीक है, वो जो है अगर जॉब लेगा तो वो एक कंपनी का फिक्स एम्प्लॉयड रहेगा। एंड जो है आपका अगर कोई 12th पास्ड आउट है, राइट, एंड उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो उसको भी सेम पोजीशन पे ही रखा जाएगा, बस उसकी सैलरी कम होगी। दूसरी चीज़ जो होगी वो जो है कंपनी का एक फिक्स एम्प्लॉय नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय होगा। तो इस तरीके से जो है बैंक्स जो है अपने सेल्स एम्प्लॉय को हायर करती हैं। एंड ये सारी प्रोसेस को डिफाइन कौन करता है, ये कमेटी सजेस्ट करती है कि अब से जो है हम ग्रेजुएशन वाले रखेंगे, हम +2 वाले रखेंगे, हम जो है ग्रेजुएशन में भी एक स्पेसिफिक नीश वाले रखेंगे। अगर किसी ने बीकॉम करी है, अगर किसी ने एमबीए करी है तो वो उसको हम ये पोस्ट पे रखेंगे, राइट। विदाउट एक्सपीरियंस एमबीए वालों को जो है बीएम की पोस्ट ऑफर करी जाती है। तो ये सारा क्राइटेरिया डिपेंड करता है उस कंपनी के बेसिकली इस कमेटी के ऊपर। उसके बाद इट सजेस्ट दी पॉलिसी फॉर रिम्यूनरेशन एंड ऑफ डायरेक्टर। अब इसको वर्ड को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, इंसेंटिव। बेसिकली कोई डायरेक्टर जो है कंपनी को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, तो ग्रो करते करते क्या करेगा, वो जो है उसको खुश करने के लिए, डायरेक्टर्स को खुश करने के लिए यही जो कमेटी है ये बताती है कि अब जो है हम इतना इंसेंटिव जो है हर एक बंदे को देंगे, राइट। उसमें आपके सीएमओ से लेके सीएफओ से लेके हर एक तरीके का एम्प्लॉय हो सकता है। उसके बाद बेसिकली इनका जो काम होता है, ये जो होता है ज़्यादातर केएमपी के लिए होता है, जैसे कि की मैनेजरल पर्सनल के लिए, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं, आपके सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, क्योंकि बेसिकली ये इनकी रिक्रूटमेंट पे ही ज़्यादा फोकस्ड होता है। एंड जो आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है वो आपकी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, बट ये कमेटी एचआर डिपार्टमेंट को भी सजेस्ट कर सकती है। एंड आपके सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, बाकी जितने भी आपके सीईओ होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होनी है, उनके लिए भी यही जो है कमेटी आपकी सजेशन दे सकती है। उसके बाद आप क्या आते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जो कि
अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बताती है कि इस तरीके से जो है आप इन जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं इनको रोकें। अब जो है हम स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में समझते हैं। ये जो है ये भी सेक्शन 178 में मेंशन करी गई है। अब एक वर्ड आता है इसमें ग्रीवेंसेस, इसको ग्रीवेंसेस कमेटी भी बोलते हैं एंड इसका जो मतलब होता है वो अनफेयर होता है। एंड इस कमेटी का बेसिकली ये काम होता है कि अगर किसी कंपनी में कोई भी ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करी जा रही है, प्रैक्टिस का मतलब है काम में लेकर आई जा रही है या फिर करी जा रही है, ठीक है, उसको रोकना जो अनफेयर हो। It focuses on improving or reporting of unfair practices by anyone in the company. इसका काम ही यही होता है कि अगर कोई बंदा कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को रोका जाए, ठीक है, या फिर मॉरली और ह्यूमैनिटी के लिए वो काम सही ना हो, उस काम को रोकने के लिए ये कमेटी हमारी रखी जाती है एक कंपनी में। एवरी कंपनी हैविंग मोर देन 1000 शेयर होल्डर, यानी कि बेसिकली वो कंपनी जिसका आईपीओ लॉन्च हो चुका है एंड उस कंपनी के जो शेयर होल्डर का नंबर है वो 1000 से ज़्यादा है। अब कंपोजिशन में इसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड वो जो चेयरपर्सन होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एंड मिनिमम इसमें भी जो है 3 डायरेक्टर होते हैं। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये वही जो सिक्योरिटी होल्डर्स जो होते हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम उनको फेस आती है कि उनको प्रॉपरली डिविडेंड नहीं मिला, डिवेंचर्स का पैसा नहीं मिला, वो सारी प्रॉब्लम्स को भी यही सॉल्व करती है। साथ ही साथ अगर किसी ने कोई शेयर खरीदे बेचे हैं, उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में भी यही जो है आपकी कमेटी काम करती है। उसके साथ हेल्प्स टू बिल्ड हेल्दी कम्युनिकेशन, यही जो है कमेटी जो है एम्प्लॉइज़ एंड जो आपके मैनेजर्स हैं, उनमें जो है आपका प्रॉपर एक हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है। उसके बाद बारी आती है आपकी सीएसआर कमेटी की। सीएसआर कमेटी सेक्शन 135 में बताई गई है एंड जो है ये एक तरीके की ऑप्शनल कमेटी है बट स्टिल ये एक मैंडेटरी कमेटी बन जाती है जब आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज दैट दे गिव बैक टू सोसाइटी। अब ये जो है ये आपका ये लाइन जो है आपकी कंपनीज एक्ट में मेंशन करी गई है कि हर एक कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है, जो अगर वो पैसा सोसाइटी से ले रहे हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए ना देखें उस पैसे को, वो दूसरों में भी इन्वेस्ट करें सोसाइटी में। तो यही लाइन बता के जो है सीएसआर कमेटी का जो है गठन हुआ था एंड सीएसआर कमेटी जो है हर एक बिजनेस में बनाई जाती है। एप्लीकेबल टू कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़। अब जो है ये उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जिनकी जो है नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है। नेटवर्थ इसके 3 क्राइटेरिया हैं, अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है उसमें सीएसआर होनी चाहिए। टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा एनुअली की बात हो रही है तो उसमें ये जो है कमेटी होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है 1 साल के अंदर, उसके अंदर भी जो है ये कमेटी होनी आपकी ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे पीडब्ल्यू है जो कंपनी है फिज़िक्स वाला, उसकी जो है नेट वर्थ आप बोल सकते हैं 8000 सीआर से प्लस है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ये कमेटी होनी चाहिए। बट अगर कोई कंपनी है उसकी जो है नेटवर्थ है, राइट, वो 120 करोड़ है, समथिंग लाइक दैट, उसमें सीएसआर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप को सस्टेन करने में बहुत अभी हो सकता है मे बी स्ट्रगल कर रही हो, मे बी हो सकता है वो अभी नई-नई कंपनी बनी हो। उसके बाद इस कमेटी के फंक्शंस की हम बात करते हैं। इट फॉर्मुलेट्स सीएसआर पॉलिसी। ये क्या बताती है? सीएसआर पॉलिसी बताती है। सीएसआर पॉलिसी क्या होती है कि हम कैसे जो है पैसा यूज़ करेंगे आपके सोसाइटी की हेल्प में, ठीक है? यही होती है आपकी सीएसआर पॉलिसी। अगर ये क्वेश्चन में भी आता है तो आप यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे सीएसआर पॉलिसी टेल्स अस अबाउट हाउ वी शुड बी इन्वेस्टिंग और यूजिंग आवर मनी फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। इट रिकमेंड्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब अगर एक बिजनेस है वो 10 करोड़ का अगर टर्नओवर कर रहा है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 8 करोड़ है, तो बाकी जो आपके बच रहे हैं वो 2 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अब 2 करोड़ में से कितने पैसे जो है
वो फाउंडर पे भी डिपेंड करेगा, इस कमेटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम कितना पैसा यूज़ करें सोसाइटी की हेल्प में, ताकि जो है हमारे पास भी सफिशिएंट फंड बच जाए। तो ये प्रॉपर रिकमेंडेशन कौन देती है? यही कमेटी देती है, एंड इसको बाद में जो है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इसको फाइनलाइज करते हैं। मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मान लो कि इस कमेटी ने अपने अंदर ही एक टीम, एक डिपार्टमेंट रख लिया, कोई एनजीओ हायर कर लिया। एनजीओ हायर करने का मतलब होता है कि एक एनजीओ को बोला कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप ये जो है आप सर्विसेज जो है सोसाइटी में करोगे, राइट। उन सब सारे कामों को देखना इसी कमेटी का काम होता है, कि बेसिकली प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारा काम यही कमेटी जो है आपकी करती है। अब ये आपकी समरी है, क्विक समरी। ऑडिट कमेटी ये इस सेक्शन में बताई गई थी। इसमें भी जो है 3 जो है आपके मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट 3 जो है आपके मिनिमम मेंबर होने चाहिए। ये आपकी फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड विजिल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है। नॉमिनेशन में ये आपके इस सेक्शन में मेंशन है, एंड इसमें 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ये हायरिंग एंड सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स बता दी है कि कितने हम जो है सैलरी किसी डायरेक्टर को देने वाले हैं। अब स्टेक होल्डर कमेटी जो है वो भी सेक्शन में ही मेंशन है 178 में, एंड इसके नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं ये वैसे तो बोर्ड जो है डिसाइड करता है, बट मिनिमम इसमें भी 3 ही जो है वो डायरेक्टर होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो और अच्छा है। एंड ये शेयर होल्डर एंड डिवेंचर्स की जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, अनफेयर चीज़ उनके साथ होती है, उनको चीज़ को प्रोटेक्ट करने में ये कमेटी आपके काम आती है। उसके बाद सीएसआर कमेटी जो है इस सेक्शन में मेंशन है, इसमें भी एक एटलीस्ट जो है 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एंड ये सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को करवाने में जो है आपके काम आती है। अब कुछ और कमेटीज़ भी हैं जो कि आपकी नॉन मैंडेटरी हैं, एंड मे बी हो सकता है ये एग्ज़ाम में ना आए। उसके बाद सबसे पहली कमेटी आती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है, ये जो है रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कंपनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से सेल इतनी बढ़ नहीं रही, तो उससे क्या रिस्क हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो, राइट। तो ये सारा काम आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी देखती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। एंड ये जो है आपकी टॉप 1000 कंपनीज़ जो आपकी सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी होता ही होता है। उसके बाद ये फोकस करती है आपकी साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल हजार्ड, इन सबको मैनेज करने के लिए अगर कोई कंपनी टेक में है, एंड उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अपने आप को सेव करने का क्या होगा, कि उसका कोई डेटा सेंटर जो है वो हैक ना हो जाए। अगर वो डेटा सेंटर हैक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी क्या आ जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि उसका डेटा लीक हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा, एंड इस तरीके से वो कंपनी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है वो बेघर नहीं, वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये कमेटी भी बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी है आपकी कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी। अब जो है इस कमेटी के अंदर जो है आपकी कुमार मंगलम बिरला कमेटी एंड नारायण मूर्ति कमेटी जो थी, इनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ये कमेटी भी जो है आपकी कह सकते हो आप लाइफ में आई है, एंड इस कमेटी की भी फॉर्मेशन जो है ये बताई गई है। अब ये कमेटी का काम क्या होता है कि कंपनी जो है उसके अंदर जो है राइट स्पिरिट मेंटेन रहे, लाइक प्रॉपर इवेंट्स कराए जा सकें, ठीक है, लोगों को ट्रिप्स पे भेजा जा सके, एम्प्लॉयज़ को, उनको स्पॉन्सर किया जा सके कि आपको ये ट्रिप ऑफ़र करी गई है, अगर आप जो है इतने सेल्स लेके आते हैं, इतना आपको जो है इंसेंटिव मिल सकता है, नए-नए इवेंट्स लॉन्च करने, नए-नए टास्क लॉन्च करने, चैलेंजेस बनाने, ये सारा काम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनाती है। एंड ये जो है नॉन मैंडेटरी कमेटी है, क्योंकि मोस्टली ये सारे काम जो है आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर देते हैं, बट स्टिल अगर उनको लगता है कि हमको कोई और कमेटी बनानी चाहिए इसके लिए स्पेशल, तो ये भी होता है। जैसे अगर आप एनबीएफसीज़ में देखो तो एनबीएफसीज़ में मोस्टली ये चीज़ होती ही होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एंड सेल्स को अगर हमें सेल्स सेल्स पर्सन को ये कहना है कि आप सेल्स लेकर आओ, तब हम आपको आपके लिए ये करेंगे, तो उसके लिए ये सारी कमेटी आपकी बहुत काम आती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कमेटीज़ की अगर हम बात करें, जो हिस्ट्री में बताई जाती है,
ठीक है? तो कैडबरी कमेटी हो गई, यूके में ये बनाई गई थी। इसकी वजह से ही जो है ऑडिट कमेटी का जो कांसेप्ट है, वो ग्लोबलाइज़ हो गया है। यानी कि हर एक बिज़नेस में एक कमेटी होती है जो ऑडिट कमेटी ही कहा जाता है, जिसको ये सबसे पहले कैडबरी कमेटी जो थी उसके बेसिस पे ये ऑडिट कमेटी जो है हमारे कंपनीज़ एक्ट में आई हुई है। उसके बाद कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो थी ये इस साल में जो था बिरला ग्रुप के अंदर आई थी, एंड इसमें जो है इसी कमेटी के अकॉर्डिंगली इसी कमेटी ने बताया कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स जो है ऑडिट कमेटी में होने ही चाहिए। उसके बाद आते हैं आपकी नरेश चंद्रा कमेटी जो कि 2002 में आई थी, एंड इसी कमेटी ने जो था आपका ऑडिटर जो है उसके बारे में प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। क्योंकि जो है ऑडिटर ही जो है इस कंपनी को लॉन्ग रन में अच्छे से परफॉर्म करवाते रह सकते हैं। उसके बाद कुछ और कमिटीज़ भी होती हैं, जनरल कमेटी जिसमें 2 से 3 मेंबर होते हैं, एंड जो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कमिटीज़। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सली जो ये रूल ही है कि एटलीस्ट जो है 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, बट जो है हमारी जितनी भी हमने हमारी मैंडेटरी कमिटीज़ के बारे में पढ़ा, वो जो है उसमें 3 मिनिमम मेंबर होने ही चाहिए। उसके बाद एवरी कमिटी मस्ट मेंटेन अ मिनट्स बुक टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स। ओके, तो ये क्या बताता है, ये लाइन जो है ये बताती है कि हर एक बंदे को जो भी कमेटी का पार्ट है उसको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी कि वो बंदा उसने क्या करा, आज उसने कौन से एक्शंस लिए कि कंपनी की ग्रोथ हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक होती हैं किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, एंड वो उनको मॉनिटर करते हैं कि जो हैं जो है आपकी कमिटीज़ हैं क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रही हैं या फिर नहीं। उसके बाद रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये वही होते हैं जो ये पहले भी मैंने बता दिया था, एंड फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो अनबायस्ड ओपिनियन बताने के लिए काम आते हैं। अनबायस्ड ओपिनियन होता है उनका, एम्प्लॉयज़ को अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।